Welcome back to another episode of my channel, The United Frontier. तो फुटबॉल समर ट्रांसफर विंडो हैज़ ऑफिशियली एंडेड येस्टरडे और ये वीडियो में अभी बात करेंगे कि कौन से क्लब्स अमॉन्ग द टॉप 6 मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, टॉटनहम, मैनचेस्टर सिटी, ये सारे क्लब्स में से कौन से वो क्लब्स हैं जिनका ये समर ट्रांसफर विंडो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और उसी के साथ बात करेंगे ओवरऑल कि ये ट्रांसफर विंडो में जो बिजनेस ये सारे क्लब्स कंडक्ट कर चुके हैं तो वो कैसे पैंड आउट हो सकता है गोइंग इनटू दिस सीजन। तो बात करेंगे ये सारी चीज़ों को लेके और उसी के साथ रेट करेंगे हर कोई टीम के ट्रांसफर विंडो को ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन में जो हाल हम लोग का था उसके बाद एक चीज तो सबको पता था कि इस टीम में जो चीज सबसे ज्यादा लैक करता है वो है कि इनएबिलिटी to take chances, inability to convert the chances which they got in a particular game। और वो इशू लास्ट 2-3 सीजन में रहा है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में। और कुछ हद तक लोग कह सकते हैं कि अभी गोइंग इनटू दिस न्यू सीजन, ये सीजन में जो 3 मैचेस या 4 मैचेस जो भी आप कह लो जो हम लोग खेल चुके हैं वहाँ पर भी ये इशू थोड़ा बहुत देखने को मिला है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेड गोल्स हम लोगों से हैं उससे मतलब XG से हम लोग कम गोल्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑलवेज XG को अंडर परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये समर ट्रांसफर विंडो में मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 साइनिंग्स ऐसे करते हैं जहां पे 2 साइनिंग्स हम लोग को ऐसे देखने को मिला है कि जहां पे एक्सपीरियंस है इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने का और उसी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो लोग प्रूवन है जैसे मैथायस कुनिया एंड ब्रायन एम्बुमो। तो ये दोनों साइनिंग्स हम लोग कर चुके हैं ये समर ट्रांसफर विंडो में, जहां पे आप कह सकते हो कि दे विल ब्रिंग अ लॉट टू दिस टीम। और उसी के साथ एक यंग पोटेंशियल है जिसमें ऐसे एक स्ट्राइकर को हम लोग लाए हैं बेंजामिन शेशको जो कि फ्यूचर में एक अच्छा प्लेयर बन सकता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो हम लोग अभी जो हम लोगों का अटैकिंग लाइनअप है वो जो चेंज कर चुके हैं जहां पे आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स भी हैं और उसी के साथ एक यंग प्लेयर भी है जिसके पास पोटेंशियल है टू बिकम अ गुड प्लेयर। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि वहां पे एक बैलेंस अभी हम लोग को गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है जो बैलेंस मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 साल में नहीं था क्योंकि इंटर लाइनअप भी बहुत ही यंग था एंड इनएक्सपीरियंस था, प्रीमियर लीग प्रूवन भी नहीं था। तो अभी वहां पे मेरे ख्याल से हम लोग के टीम में एक बड़ा सा चेंज हम लोग को देखने को मिला है। लोग कह सकते हैं कि फिर भी ये जो 3 मैचेस अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम लोग खेल चुके हैं वहां पे भी हम लोग का कन्वर्शन रेट उतना अच्छा नहीं है, मतलब हम लोग XG को अंडर परफॉर्म ही किए हैं। वो इसलिए कि इट इज़ ओनली 3 मैचेस गोइंग इनटू द न्यू सीजन और जितने भी सारे साइनिंग्स आए हैं वो एक साथ झेलअप करेंगे, उनके बीच और भी केमिस्ट्री बिल्डअप होगा और धीरे धीरे चीज़ें मेरे ख्याल से सही दिशा में जाएगा, लेकिन दैट विल टेक सम टाइम। इसके बाद अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में और कोई इशू था तो वो है आपका विच इज़ अ बिग कंसर्न फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशली for past 2 seasons and that was गोलकीपर। जी हाँ, गोलकीपिंग पोजीशन में हम लोग तो मतलब नील बटे सन्नाटा ही थे। आंद्रे ओनाना हो या बायनदीर दोनों में उतना कुछ अंतर नहीं है। आप कह सकते हो कि बायनदीर की डिस्ट्रीब्यूशंस थोड़ा सा बेहतर है दैन आंद्रे ओनाना, लेकिन जो प्राइमरी जो जॉब होता है एक गोलकीपर का शॉट स्टॉपिंग वो दोनों का ही उतना खास नहीं है। और उसी के साथ 6 यार्ड बॉक्स में जो आप रिफ्लेक्स की बात करते हो जो गोलकीपर के पास होना चाहिए एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर अ गोलकीपर, वो ये दोनों गोलकीपर से मेरे ख्याल से मिसिंग है। तो ये दोनों गोलकीपर्स के साथ अगर हम लोग इस सीजन में कंटिन्यू करते तो मेरे ख्याल से हम लोग को और भी ज़्यादा बेइज्जती झेलना पड़ता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग को एक नया गोलकीपर लाना था और वो गोलकीपर हम लोग इस सीजन में ला चुके हैं। मतलब समर ट्रांसफर विंडो जब खत्म हो रहा था एकदम डेडलाइन डे में हम लोग सॉन लमेंस को लाए हैं फ्रॉम बेल्जियम। जी हाँ, सॉन लमेंस को हम लोग बहुत दिन से बातें चल रहा था सॉन लमेंस के बारे में, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे मतलब लास्ट के 1-2 दिन में एमी मार्टिनेज के साथ भी हम लोग का बातें चल रहा था एस्टन विला के साथ और लग रहा था कि हो सकता है कि एमी मार्टिनेज आ जाए। तो एमी मार्टिनेज का उम्र भले ही ज़्यादा हो देन शॉन लेमन्स, एमी मार्टिनेज इज 32, लेकिन अगर गोलकीपिंग पोजीशन की मैं बात करूं तो वहां पे अगर कोई 32 ईयर्स ओल्ड आता भी है तो ही कैन डेफिनेटली गिव अस
3 to 4 सीजन्स, क्योंकि गोलकीपर में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जब वैन डर सार आए थे तो ही वॉज 34 ईयर्स ओल्ड जब वो फुलहैम से आए थे। तो ऐसे गोलकीपर भी अगर हम लोग लाते हैं तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस वुड हैव बीन हैप्पी। लेकिन एमी मार्टिनेज वाला डील इन टाइम में कोलैप्स कर गया, क्योंकि एमी मार्टिनेज वाला डील में हम लोग जेडन सैंचो को भी इंक्लूड कर रहे थे टू एस्टन विला। तो हम लोग कोई पैसा नहीं देना चाह रहे थे टू एस्टन विला, हम लोग एक स्ट्रेट प्लेयर स्वैप के लिए जा रहे थे कि जेडन सैंचो को लो, एमी मार्टिनेज को दो। लेकिन एस्टन विला का स्टांस यहाँ पे ऐसा है कि वो लोग एमी मार्टिनेज को तो जाने देंगे, लेकिन जेडन सैंचो को वो लोग परमानेंटली नहीं खरीदना चाहते थे और जेडन सैंचो भी परमानेंटली एस्टन विला नहीं जाना चाहते थे। तो इसीलिए ये मूव हम लोगों के लिए, मतलब एमी मार्टिनेज वाला मूव कोलैप्स कर गया और हम लोग शॉन लेमंस को लाए हैं फ्रॉम रॉयल एंट्री। तो अभी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस विल बी हैप्पी, क्योंकि हम लोग एक नया गोलकीपर को लाए हैं और वो यंग है, जिसके पास पोटेंशियल है टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट गोलकीपर्स गोइंग इनटू द फ्यूचर विथ अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद अच्छा खासा प्लेयर्स भी हम लोग देख चुके हैं कि वो लोग भी मतलब अपना जो लेवल है उससे बहुत नीचे आ जाते हैं, या फिर अपना जो परफॉर्मेंस है उसको रिप्लिकेट नहीं कर पाते, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच नहीं कर पाते। तो इसीलिए यंग एक गोलकीपर को लाने के बाद वी हैव टू बी पेशेंट। हम लोग को देखना होगा कि ये गोलकीपर कैसे पैंड आउट होता है। ये गोलकीपर क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद जो प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, वो प्रेशर वो बंदा हैंडल कर सकता है कि नहीं, वो ही देखने वाली बात होगी। और उसके साथ हम लोग, मतलब मैं तो नहीं सोच रहा था, लेकिन बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग एक मिडफील्डर को भी लाएंगे, लेकिन मिडफील्डर हम लोग नहीं ला पाए। और मार्केट में एट द एंड अगर आप एकदम डेडलाइन डे के आसपास आप एक मिडफील्डर लाने की कोशिश करते हो तो यू हैव टू ओवरपे, और इनियस यही चीज नहीं करना चाहते थे, वही चीज मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे वाज अ गुड डिसीजन। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए कोई प्लेयर के पीछे 50 to 60 मिलियन फिर से इन्वेस्ट कर देते तो हो सकता है कि अगले समर ट्रांसफर विंडो में जब हम लोग कार्लोस बलेवा जैसे कोई प्लेयर के पीछे जाते तो दिक्कतें पैदा हो सकता था इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर जो प्लेयर्स हम लोग के पास ऑलरेडी है वो प्लेयर से मूव ऑन करने में दिक्कत हो सकता था, लाइक कैसेमीरो या उगार्ते। मेरे ख्याल से ये सीजन में हम लोगों के लिए कैसेमीरो एंड उगार्ते का ये मेक और ब्रेक सीजन होगा। कैसेमीरो का तो मेरे ख्याल से यही लास्ट सीजन होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और उगार्ते के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है, क्योंकि उगार्ते अगर इस सीजन में अपना परफॉर्मेंस जो है उसको लेवल अप नहीं कर पाता तो मेरे ख्याल से अगले समर ट्रांसफर विंडो में कैसेमीरो के साथ उगार्ते को भी हम लोग बेच सकते हैं, और हो सकता है कि कार्लोस बलेबा या फिर कार्लोस बलेबा की कैलिबर की कोई दूसरे प्लेयर के पीछे हम लोग जाए, और जो कि मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए सक्सेस एक ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग 3 प्लेयर्स जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनको खरीद चुके हैं, और उसके साथ एक गोलकीपर लाए हैं, और उसके साथ डिएगो लियोन भी एज ए लेफ्ट विंग बैक हम लोग के टीम में ज्वाइन किए हैं ये समर ट्रांसफर विंडो में। तो देखा जाए तो 5 साइनिंग्स हम लोग कर चुके हैं, और अगर रेटिंग की बात करें कि कैसा रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये समर ट्रांसफर विंडो, तो मेरे ख्याल से आई वुड से इन माय ओपिनियन इट इज़ अ सॉलिड 8/10 ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि हम लोग को ये भी समझना होगा कि जितने भी सारे प्लेयर्स हम लोग खरीद चुके हैं वो सारे पोजीशंस को हम लोग को एड्रेस करना था, और वो चीज़ हम लोग कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ आप लोग कह सकते हो कि मिडफील्ड वाला पोजीशन भी एड्रेस करना चाहिए था, वो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग कार्लोस बलेबा के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे कि सब लोग को मालूम है ब्राइटन के साथ बिजनेस करना उतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राइटन प्लेयर्स नहीं बेचते, ब्राइटन प्लेयर्स बेचते हैं, उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि वो लोग प्लेयर्स को क्रिएट करते हैं और उसके बाद प्लेयर्स का एक रेपुटेशन बिल्डअप होता है, प्लेयर्स अच्छे भी निकलते हैं, और उसके साथ वो लोग प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, और ब्राइटन ऐसे प्लेयर्स को बेच के प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और यही बिजनेस मॉडल है ब्राइटन का। तो ब्राइटन और एक चीज़ करता है कि ब्राइटन प्लेयर बेचने से पहले उसका एक रिप्लेसमेंट अपने आप वो लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने टीम में। तो विदाउट दैट रिप्लेसमेंट वो लोग कभी भी कोई प्लेयर को नहीं जाने देते। तो कार्लोस बलेबा को इसीलिए ब्राइटन
नहीं बेचना चाह रहे थे ये समर ट्रांसफर विंडो में। अगले समर ट्रांसफर विंडो तक ब्राइटन के पास मेरे ख्याल से एक रिप्लेसमेंट आ जाएगा, तो तब वो लोग कार्लोस बलेबा को जाने देंगे। अगर आप पास्ट में जितने भी सारे बिजनेस डील्स ब्राइटन कर चुके हैं वहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग बिसोमा को बेचे थे जब उनके पास काइसेडो था, वो लोग काइसेडो को बेचे हैं जब उनके पास बलेबा था। तो अभी उनके पास कोई प्लेयर नहीं है, वो सिमिलर सी पोजीशन में, सिमिलर सी ट्रेड जिनके पास है, तो ऐसे एक प्लेयर को ब्राइटन प्रिपेयर करेंगे अपनी टीम में फॉर द फ्यूचर, और उसके बाद वो लोग कार्लोस बलेबा को जाने देंगे। तो अगर मिडफील्डर हम लोग ला पाते, वो कार्लोस बलेबा हो या फिर कोई दूसरा मिडफील्डर भी हो, तो मेरे ख्याल से एक 10-on-10 ट्रांसफर विंडो हो सकता था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। लेकिन मेरे ख्याल से मिडफील्डर हम लोग नहीं ला पाए। ठीक है, हम लोग काम चलाना होगा हम लोग को अगले समर ट्रांसफर विंडो या फिर जनवरी ट्रांसफर विंडो तक, और उसके बाद अगले समर में हम लोग बाकी जितने भी सारे पोजीशंस हैं उनको एड्रेस करेंगे, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट अभी भी इस टीम में बहुत सारे पर्सनल लेवल में चेंजेस करना होगा, बहुत सारे चीज़ों में काम करना अभी भी बाकी है इस टीम को वो लेवल में जाने के लिए जो कंसिस्टेंसी की हम लोग बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, उस लेवल में पहुंचने के लिए हम लोग को और 2 या 3 समर ट्रांसफर विंडोज चाहिए होगा, लाइक दिस समर ट्रांसफर विंडो। तो इसीलिए टाइम तो चाहिए होगा, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था ये समर ट्रांसफर विंडो की अगर मैं बात करूं आइसोलेशन में, तो इट इज़ अ डेफिनेटली 8-on-10 समर ट्रांसफर विंडो, क्योंकि सिर्फ इनकमिंग्स के बारे में सोचने से ही नहीं होगा, जो आउटगोइंग्स हम लोग को चाहिए था देखना फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड वो सारे भी हम लोग देख चुके हैं एक्सेप्ट टाइडेल मलासिया। लेकिन टाइडेल मलासिया हो सकता है कि टर्की में जाए या फिर सऊदी में जाए, क्योंकि वहाँ पे सितंबर 12 तक मेरे ख्याल से ट्रांसफर विंडो ओपन है। प्राइमरी जो जितने भी सारे टारगेटेड प्लेयर्स थे जिनसे हम लोग छुटकारा पाना चाहते थे, वहाँ पे आप देखो राशफोर्ड को हम लोग लोन में भेज चुके हैं, तो राशफोर्ड अगर अच्छा करता है तो हो सकता है बार्सिलोना राशफोर्ड को खरीद ले, वो बाद में देखा जाएगा। कुछ सिमिलर सी चीज़ें आपका जेडन सैंचो के साथ भी है कि जेडन सैंचो को हम लोग बेच नहीं पाए तो हम लोग एस्टन विला में भेज दिए हैं लोन पे, जहाँ पे 80% सैलरी एस्टन विला कवर करेंगे। राशफोर्ड के केस में बार्सिलोना 100% सैलरी कवर कर रहा है क्योंकि उसने पे कट लिया हुआ है, लेकिन जेडन सैंचो के केस में वो लोग एस्टन विला 80% सैलरी कवर कर रहे हैं और बाकी 20% हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर जेडन सैंचो अच्छा करता है तो बाकी 20% भी एस्टन विला ही देंगे, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट में है। और उसी के साथ हम लोग एंटनी को परमानेंटली सेल कर चुके हैं टू रियल बेटिस, वहाँ से हम लोग को 25 मिलियन यूरो के आसपास मिल रहा है, और उसी के साथ 50% सेल ऑन क्लॉज है, मतलब प्रॉफिट पे नहीं, इंटायर अमाउंट पे। मतलब रियल बेटिस में अगर एंटनी ठीक ठाक करता है या अच्छा करता है, उसके बाद अगर फ्यूचर में रियल बेटिस से एंटनी किसी दूसरे क्लब में जाता है तो रियल बेटिस को जो पैसा मिलेगा उसमें से 50% हम लोग को देना होगा, विच इज़ अ गुड डील मेरे ख्याल से। और उसके बाद हम लोग हॉयलैंड को भी बेच चुके हैं। हॉयलैंड को हम लोग नेपोली में भेजे हैं, तो नेपोली हम लोग को 6 मिलियन यूरो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। और उसके बाद अगर नेपोली चैंपियंस लीग में आते हैं, जो मेरे ख्याल से आएंगे वो लोग, तो हम लोग को और 44 मिलियन यूरो मिलेगा एंड हॉयलैंड का डील भी एक परमानेंट डील हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका गर्नाचो का नाम। तो गर्नाचो के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 मिलियन पाउंड्स हम लोग को चाहिए फ्रॉम चेल्सी, तभी हम लोग गर्नाचो को जाने देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गर्नाचो के पास बायर्न म्यूनिख से भी ऑफर्स थे, सऊदी से भी ऑफर्स थे, लेकिन ही वॉज एडामेंट टू ज्वाइन चेल्सी। मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो नेगोशिएशन पावर था इन फ्रंट ऑफ चेल्सी वो थोड़ा सा वीकनिंग हो गया था, क्योंकि गर्नाचो को सिर्फ चेल्सी ही चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग 50 मिलियन पाउंड्स तो जनरेट नहीं कर पाए, लेकिन 40 मिलियन पाउंड्स हम लोग को मिल रहा है फॉर गर्नाचो, और उसके साथ 10% सेल ऑन क्लॉज। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि गर्नाचो चेल्सी में जाके अच्छा कर सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो चेल्सी में जाके अच्छा करे, और उसके साथ उसको अगर चेल्सी फ्यूचर में कहीं पे बेचते हैं तो जो 10 मिलियन पाउंड्स हम लोग को कम मिला है वो भी हम लोग को फ्यूचर में मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी सारे आउटगोइंग्स हम लोग को चाहिए था फ्रॉम दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड वो सारे लगभग हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप कि अभी हम लोग को ये देखने को मिल जाए कि टाइडेल मलासिया को भी हम लोग टर्की में या सऊदी में भेज दे
लेते हैं और अगले समर ट्रांसफर विंडो में हम लोग को फिर से ये सिचुएशन डील करना होगा विथ मार्कस राशफोर्ड एंड जेडन सैंचो। देखिए ये दोनों डील को लेके आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन प्लेयर्स की एंड से बहुत सारे इश्यूज थे। मार्कस राशफोर्ड की सैलरी बहुत हाई था और जेडन सैंचो पे कट लेने के लिए राजी नहीं है। जेडन सैंचो यूरोपियन लीग्स के बाहर भी नहीं खेलेंगे, टॉप यूरोपियन लीग्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे नखरे तो है जेडन सैंचो के। तो मुझे पता है कि सबको मालूम है कि जेडन सैंचो को लेके सबका मतलब ख्यालात क्या है, तो इसीलिए लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेकिन इससे बढ़िया बेहतर डील हम लोग मार्कस राशफोर्ड एंड जेडन सैंचो के लिए नहीं कर सकते थे और इसीलिए ये सारे ऑप्शंस हम लोग को चूज करना पड़ा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ इनकमिंग हम लोग अच्छा खासा बिजनेस किए हैं और उसके साथ इन टर्म्स ऑफ आउटगोइंग्स भी हम लोग अच्छा खासा बिजनेस किए हैं और अच्छा खासा पैसा जनरेट कर चुके हैं, क्योंकि गर्नाचो को सेल करके जो पैसा मिला है 40 मिलियन पाउंड्स, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर आप हिस्ट्री देखो तो वहां पे आपको 4th हाईएस्ट सेलिंग प्राइस है ये। और अगर एक एकेडमी प्लेयर की सेलिंग की मैं बात करूं तो दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट वी हैव जनरेटेड बाय सेलिंग एन एकेडमी प्लेयर। तो आप सोच ही सकते हो कि हम लोग सेलिंग में, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग हम लोग की रेपुटेशन कितना खराब है, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग हम लोग मतलब कितना घटिया बिजनेस करते थे जब ग्लेजर्स के अंडर ये सारा चीजें होता था। एक चीज आप लोगों को एक्नॉलेज करना होगा, मुझे भी करना होगा, कि इनियोस आने के बाद फुटबॉलिंग सेक्शन में ये जो ट्रांसफर विंडो में जो बिजनेस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर साइनिंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर सेलिंग हम लोग अच्छा कर रहे हैं एंड दैट इज वाई आई थिंक कि इनियोस को हम लोगों को वो टाइम देना होगा टू फिक्स थिंग्स फॉर द गोइंग इनटू द फ्यूचर। तो ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये सारे पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करते हो ये समर ट्रांसफर विंडो में, तो मेरे ख्याल से आप लोग मुझसे सहमत होंगे कि इट वाज अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेके। तो लिवरपूल मेरे ख्याल से दे हैड a solid 10 on 10 ट्रांसफर विंडो, मतलब प्रीमियर लीग की वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडोज अभी हम लोग को देखने को मिला है लिवरपूल में। जी हाँ, जहाँ पे अलेक्जेंडर इसाक को वो लोग फाइनली साइन कर चुके हैं इन द ट्रांसफर डेडलाइन डे, जहाँ पे इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग। अगर मैं इंग्लिश फुटबॉल की बात करूं, वो लोग ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग कर चुके थे जब ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ था इन टर्म्स ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स, लेकिन जब ट्रांसफर विंडो खत्म हो रहा है तो उससे भी ज़्यादा पैसा देके वो लोग और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ अलेक्जेंडर इसाक। उसके साथ वो लोग कर्केस को लाए हैं, फ्रिम्पोंग को लाए हैं, मामरदाशविली भी ज्वाइन कर चुका है अभी उनको। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिवरपूल हैड अ ट्रीमेंडस ट्रांसफर विंडो। हुगो एकितिकी को भी वो लोग लाए हैं। तो मार्गेही वाला जो डील है वो भी कायदे में देखा जाए तो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्रिस्टल पैलेस में मार्गेही का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया। इगोर अगर ज्वाइन कर लेता क्रिस्टल पैलेस तो मेरे ख्याल से मार्गेही वाला मूव हो जाता, लेकिन ईगोर नहीं ज्वाइन कर पाया क्रिस्टल पैलेस, तो इसलिए क्रिस्टल पैलेस मार्गेही को बेचना नहीं चाह रहे थे। 2 क्लब टू क्लब एग्रीमेंट हो चुका था, प्लेयर के बीच भी एग्रीमेंट हो चुका था, क्रिस्टल पैलेस के पास रिप्लेसमेंट नहीं था, इसलिए ये डील कोलैप्स हो गया। लिवरपूल को सेंटर बैक चाहिए था, नो डाउट वो लोग लियोनी को भी साइन करके लाए हैं, उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा देना पड़ा है उनको, जो कि एक यंग टैलेंटेड प्लेयर है सेंटर बैक पोजिशन में। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल को अगर मार्क गेही मिल जाता तो इट वुड हैव बीन 12 on 10 ऐसा कुछ रेटिंग देना पड़ता हम लोग को, लेकिन अगर मार्क गेही नहीं भी आते हैं तब भी लिवरपूल का जो ट्रांसफर विंडो रहा है वो मेरे ख्याल से इट वाज ट्रीमेंडस इन टर्म्स ऑफ साइनिंग न्यू प्लेयर्स। वो लोग एक से एक लाजवाब साइनिंग कर चुके हैं और उसी के साथ इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्लेयर्स भी वो लोग अच्छा खासा सेल करते हुए पैसा जनरेट कर पाए हैं ऑन ईच एंड एवरी सेलिंग। वो आप लुइस डियाज वाला देख लो, वो आप डार्विन नूनेस वाला देख लो, आप कौन सा वाला डील देख लो, कौन सा के लिए भी उनको अच्छा खासा पैसा मिला है जो मेरे ख्याल से हार्डली फीचर किए थे लिवरपूल में। उसके साथ बेनडोक जैसे प्लेयर के लिए भी उनको अच्छा खासा पैसा मिला है। तो ऐसे बहुत सारे आउटगोइंग्स लिवरपूल से हम लोग को देखने को मिला है जहां पे लिवरपूल बहुत अच्छा बिजनेस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग और उसके साथ
इन टर्म्स ऑफ बाइंग वो लोग ट्रिमेंडस बिजनेस कर चुके हैं ऑन ईच एंड एवरी साइनिंग। तो इसीलिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लिवरपूल के लिए ये समर ट्रांसफर विंडो इज सॉलिड 10/10, और जितनी भी सारे साइनिंग्स वो लोग कर चुके हैं वो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। तो लोग फ्लोरियन वर्ड्स को लेकर बहुत सारे बातें कर रहे हैं कि उसका ना तो गोल है ना तो असिस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से मैच में वो बंदा ठीक ठाक कर रहा है एंड ही विल नीड दैट टाइम टू सेटल इन दिस लिवरपूल स्क्वाड। हुगो एकिटी की दूसरी तरफ वो पहले मैच से ही गोल स्कोर करना चालू कर दिया है। अलेक्जेंडर इसाक को लेकर और क्या ही कहें, मतलब अभी करंट मोमेंट में, ये मोमेंट ऑफ टाइम में उससे बेहतर एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर मेरे ख्याल से नहीं है इन दिस फुटबॉलिंग वर्ल्ड। तो अभी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आप कह सकते हो अलेक्जेंडर इसाक इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर, और अलेक्जेंडर इसाक जैसे एक प्लेयर भी अभी लिवरपूल में खेलेंगे जो टीम लास्ट सीजन में ऑलरेडी इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन हो चुके हैं। और इस सीजन में जैसे जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे हैं और जिस हिसाब से वो लोग रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, 3 पॉइंट्स सिक्योर कर रहे हैं हर एक मैच में, तो वो देखने के बाद और ऐसे साइनिंग्स देखने के बाद अभी तो ऐसा ही लग रहा है एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम फियरिंग कि लिवरपूल इस सीज़न में भी चैंपियन होंगे, और हम लोगों के साथ उनका जो रिकॉर्ड था 20 टाइटल्स जीतने का वो लोग ब्रेक कर देंगे और 21वां टाइटल उनके पास आ जाएगा। इसका एक हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन अगर मैं लिवरपूल की समर ट्रांसफर विंडो की बात करूं तो मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि दे हैड अ सॉलिड ट्रांसफर विंडो। और इसके बाद चलिए बात कर लेते आर्सेनल को लेके। तो देखिए लिवरपूल जैसे मेरे ख्याल से आर्सेनल का भी अगर आप ट्रांसफर विंडो को रेट करते हो, ट्रांसफर विंडो को अच्छी तरीके से देखते हो, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल ऑल्सो हैड अ सॉलिड ट्रांसफर विंडो। मेरे ख्याल से दे ऑल्सो हैड अ 10/10 ट्रांसफर विंडो। वो इसलिए कि आर्सेनल में जितने भी सारे पोजीशंस में उन लोगों को एड्रेस करना था, स्पेशली इन द स्ट्राइकिंग ऑप्शन, उन लोग ने उस चीज़ को बहुत बखूबी तरीके से एड्रेस किया है। वो लोग एक प्रोलिफिक गोल स्कोरर को लाए हैं अपने टीम में इन टर्म्स ऑफ विक्टर गियोकेरेस। उसके साथ एजे जैसे एक क्रिएटिव मिडफील्डर को वो लोग लाए हैं जो विंग में भी खेल सकता है, एज ए ओडेगार्ड के बैकअप के तौर पे भी खेल सकता है, और उसके साथ उसके पास वो एक्स फैक्टर है जो गेम चेंज कर सकता है, क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो एजे भी बहुत ही बढ़िया एक साइनिंग है। और उसके साथ वो लोग जुबिमेंडी जैसे एक प्लेयर को लाए हैं जो डीएम को उन लोगों की सक्सेस जरूरत थी। उसके साथ उनका भी एक बैकअप वो लोग लाए हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्थगार्ड। उसके साथ सेंटर बैक्स की अगर बात करें तो मिकेल आर्टेटा एंड आर्सेनल लव सेंटर बैक्स, और वो लोग अभी ये समर ट्रांसफर विंडो में भी सेंटर बैक्स पोजीशन में मल्टीपल साइनिंग्स वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आर्सेनल का जो मॉडल है वो लोग डिफेंसिव सॉलिडिटी के ऊपर भरोसा करके अपने गेम में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो डिफेंसिवली आर्सेनल इज द मोस्ट सॉलिड टीम इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो आर्सेनल की डिफेंडर्स उनके गेम का टोन सेट करते हैं। तो इसीलिए आर्सेनल के जो मॉडल है, जो सिस्टम है मिकेल आर्टेटा का, वहाँ पे डिफेंस इज एन इनएविटेबल पार्ट। तो अभी ये समर ट्रांसफर विंडो के बाद अगर आर्सेनल की आप टीम देखो, ऑन पेपर टीम देखो, तो जितनी भी सारे पोजीशंस है वो सारे पोजीशंस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन के पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है तो जो बैकअप ऑप्शन है उसका क्वालिटी बहुत ही नीचे है, ऐसा नहीं है। मतलब जो बैकअप्स हैं उन वो भी बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो इसीलिए ऑन पेपर मेरे ख्याल से आर्सेनल आर द मोस्ट बैलेंस टीम इन दिस सीजन इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। मतलब फील्ड में जाके क्या होता है वो इंटायरली डिफरेंट बात है। गेम तो आप ऑन पेपर नहीं जीतते हो, जीतने के लिए आपको अच्छा खेलना पड़ता है और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है ऑन फील्ड, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं अगर बैलेंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से आर्सेनल हैव दैट बैलेंस, क्योंकि लिवरपूल को अगर आप देखो तो लिवरपूल में वो बैलेंस नहीं है। अभी भी उनके स्क्वाड डेप्थ के लिए मेरे ख्याल से उनको और भी कुछ कुछ साइनिंग्स करने होंगे। लेकिन आर्सेनल मेरे ख्याल से दे आर अ कंप्लीट टीम। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्लेयर्स आर्सेनल का उतना खास नहीं है रिकॉर्ड। मतलब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल करके ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं, अक्सर हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। तो आर्सेनल में भी कुछ हद तक वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड उसको भी आर्सेनल धीरे धीरे इस परसेप्शन को चेंज करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आर्सेनल की तो मेरे ख्याल से आप लोग मुझसे सहमत होंगे कि दे ऑल्सो हैड अ ब्रिलियंट ट्रांसफर विंडो, जहां पे बहुत सारे साइनिंग्स वो लोगों ने किया है। और उनके टीम में जो बैलेंस की मैं
मैं बात कर रहा हूँ वो बैलेंस वो लोग लाने में कुछ हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो अभी ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन ऑन द पिच। वो लोग ये समर ट्रांसफर विंडो में इतना अच्छा खासा बिजनेसेस करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे साइनिंग्स करने के बाद वो लोग पिच में जाके उस चीज़ को रिप्लिकेट कर पाते हैं कि नहीं, ओनली टाइम विल टेल। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी को लेकर। तो मैनचेस्टर सिटी समर ट्रांसफर विंडो में पैसा खर्च करके बहुत सारे साइनिंग्स कर चुके हैं, जैसा कि वो लोग जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी किए थे। तो कुछ हद तक सिमिलर सी चीज़ें ये समर ट्रांसफर विंडो में भी देखने को मिला है फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, जहां पे वो लोग और भी क्वालिटी प्लेयर्स को ऐड कर चुके हैं टू रिप्लेस केविन डी ब्रुयना, गुंदोगवान, रॉड्री जब नहीं रहेगा तब पिच में कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। तो वो सारे चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से वो लोग साइनिंग्स कर चुके हैं, और जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया साइनिंग्स लाइक राइंडर्स, दूसरी तरफ चेरकी, एथ नूरी, ये सारे साइनिंग्स हम लोग को देखने को मिला है। अगर रॉड्रिगो आ जाता मैनचेस्टर सिटी में तो मेरे ख्याल से वो लोग नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते, लेकिन वो डील नहीं हुआ क्योंकि सेविनियो को मैनचेस्टर सिटी नहीं बेचना चाह रहे थे। तो अभी मैनचेस्टर सिटी में अगर कोई मेरे ख्याल से एक वीक लिंक है या फिर वीक पॉइंट है तो वो मेरे ख्याल से एक राइट बैक उनको चाहिए था। काइल वॉकर चले जाने के बाद वहाँ पे मेरे ख्याल से उनके पास एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है इस टीम में, तो वो पोजीशन में भी अगर वो लोग किसी को लाते तो आई वुड हैव सेड 10/10 ट्रांसफर विंडो। लेकिन मैं मैनचेस्टर सिटी की जो बिजनेस अभी तक वो लोग कर चुके हैं, और एकदम डेडलाइन डे में भी वो लोग और एक गोलकीपर ला चुके हैं, एडरसन चला गया है फेनेबाचे, तो वो लोग डोनारुमा को लेके आए हैं, विच आई थिंक कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर देम। तो ये सारे साइनिंग्स के बाद और जितनी भी सारे आउटगोइंग्स मैनचेस्टर सिटी से हम लोग को देखने को मिला है, ये सारे साइनिंग्स एंड आउटगोइंग्स के बाद आई हैव टू से कि इट इज़ अ सॉलिड 9/10 ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ये समर ट्रांसफर विंडो में ये सारे बिजनेस करने के बाद लोग कह सकते हैं कि वो लोग पहले 3 मैचेस में से 2 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, लेकिन लास्ट सीजन में जो मेरे ख्याल से जो डाउनफॉल मैनचेस्टर सिटी का देखने को मिला था, वो होने के बावजूद भी वो लोग मतलब टॉप 5 में फिनिश कर चुके थे। तो मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला को हल्के में बिल्कुल ही लेना नहीं चाहिए। शुरुआत भले ही अच्छा नहीं हुआ है उनका, लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग सीजन, और जब सीजन धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा तो मेरे ख्याल से दे कैन गो बैक टू द टॉप। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन जैसे कि मैं कहा कि मेरा अगर मैं ओपिनियन दूं तो आई थिंक इट इज़ अ सॉलिड 9/10 ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर सिटी। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी को लेकर। तो देखिए, चेल्सी ट्रांसफर विंडोज़ में जितनी भी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स, उसका हिसाब रखना तो एक चैलेंजिंग बात है। अगर आप चेल्सी के फ़ैन हो तो मेरे ख्याल से आपको भी वो चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन एज ए आउटसाइडर अगर मैं देखूं तो मेरे लिए भी ये काम बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन ये समर ट्रांसफर विंडो की अगर मैं बात करूं, जहां पे चेल्सी हुआओ पेड्रो जैसे प्लेयर को लाए, लियाम डिलाप जैसे प्लेयर को लाए, उसके साथ जेरेमी गिटिंस जैसे प्लेयर आए, जोरेल हाटो जैसे प्लेयर्स आए, तो ये सारे साइनिंग्स को अगर आप देखो, इस्तेवाओ जैसे एक यंग टैलेंटेड प्लेयर आया है जो चेल्सी में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, युआओ पेड्रो भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं चेल्सी में। तो ये सारे साइनिंग्स को अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से दे ऑल्सो हैड अ वेरी गुड समर ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे वो लोग आउटगोइंग्स के मामले में भी मेरे ख्याल से नोनी मादुएके को बेच दिए हैं, अच्छा खासा पैसा उनको वहाँ पे भी मिला है। बहुत सारे प्लेयर्स को चेल्सी ऑलरेडी बेच चुके हैं, लोन आउट कर चुके हैं, और सारे सेल्स को अगर आप देखो दे जनरेट अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स की क्वालिटी जैसे भी हो, चेल्सी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग दे डू वेरी वेरी गुड ट्रांसफर बिजनेस। और उसी के साथ जितने भी सारे इनकमिंग्स प्लेयर्स को हम लोग को देखने को मिला है, हाँ वो लिस्ट में अलेहांद्रो गर्नाचो भी है। तो ये सारे साइनिंग्स को अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से चेल्सी का ये समर ट्रांसफर विंडो को मैं अगर आउट ऑफ 10 रेट करूँ तो इट विल बी अ सॉलिड 8.5 या फिर 9/10 मेरे लिए। वो इसलिए कि चेल्सी में भी जितने भी सारे पोजीशंस में उन लोगों को ज़्यादा क्वालिटी या फिर बैकअप चाहिए था, वो सारे पोजीशंस मेरे ख्याल से चेल्सी एड्रेस कर चुके हैं। जैसे अगर जेरेमी गिटिंस की बात करूं तो ही इज़ अ यंग टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा
टू जेल अप इन दिस प्रीमियर लीग। तो वहां पे मेरे ख्याल से अभी अलेहांद्रो गर्नाचो कैन प्रोवाइड देम अ लॉट, क्योंकि गर्नाचो के गेम में डायरेक्टनेस है। तो जहां पे चेल्सी को डायरेक्टनेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ काउंटर अटैकिंग, तो वहां पे गर्नाचो कैन बी अ वेरी यूजफुल टूल, क्योंकि ही इज अ हार्ड वर्किंग प्लेयर। और अगर इंजरी की बात करें तो इंजरी प्रोन भी नहीं है गर्नाचो, सिर्फ उसको गोल के सामने काम करना होगा, थोड़ा सा उसकी कन्वर्शन रेट पे काम करना होगा, और उसके साथ जो कंपोजर हम लोग देखना चाहते हैं वो कंपोजर के लिए भी उसको हार्डवर्क करना होगा। तो वो अगर एक बार आ जाए तो गर्नाचो कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू द चेल्सी टीम। भले ही वो लोग जावी सिमोंस या फिर फर्मिन लोपेज जैसे प्लेयर्स को नहीं खरीद पाए, लेकिन उनके पास ऑलरेडी प्लेयर्स की कमी नहीं है। तो दे आर प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली डिलीवर फ्रॉम देम इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे जावी सिमोंस या फिर फर्मिन लोपेज जैसे प्लेयर अगर आते तो वो लोग क्रिएटिविटी के मामले में चेल्सी को और भी मदद करते, या फिर जो बॉक्स क्रशर्स की हम लोग बात करते हैं उस पर भी चेल्सी को मदद मिलता। लेकिन अभी करेंटली एंजो वो रोल में खेल रहे हैं चेल्सी में, उसके साथ कोल पामर तो है, भले ही वो इंजरी की वजह से बाहर है, लेकिन वंस ही विल बी बैक ही विल स्टार्ट डिलीवरिंग। और उसके साथ इस्तेवाओ का भी फॉर्म काफ़ी सही लग रहा है, तो वो भी बढ़िया कर सकता है चेल्सी में। और उसी के साथ चेल्सी को डिफेंडर भी चाहिए था, लेवाय कॉलविल का आपका इंजरी हो चुका है, तो इसीलिए वहाँ पे जोरेल हाटो है उनके पास। लेकिन फिर भी आई पर्सनली फील कि चेल्सी को और एक डिफेंडर की ज़रूरत थी, और उसके साथ मेरे ख्याल से चेल्सी को एक गोलकीपर की भी ज़रूरत थी। तो ये दोनों साइनिंग्स अगर वो लोग कर देते तो इट वुड हैव बीन अ 10 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो फॉर चेल्सी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल मेरा रेटिंग जैसे कि मैं कह रहा था 8.5 हो सकता है आउट ऑफ 10 फॉर चेल्सी इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं टॉटनहम को लेके। तो देखिए टॉटनहम भी मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया कर चुके हैं ये समर ट्रांसफर विंडो में, जहाँ पे टॉटनहम में हम लोग देख पा रहे हैं अभी जावी सिमोंस को वो लोग साइन कर चुके हैं, उसके साथ मोहम्मद कुदूस को वो लोग साइन कर चुके हैं, डेडलाइन डे में रैंडल कोनो मुआनी को भी वो लोग लेके आए हैं, और उसके साथ जुआ पाउलिनिया को भी वो लोग लाए हैं फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। तो टॉटनहम की टीम में डिफेंसिव सॉलिडिटी तो पहले से ही था, उसके साथ उनके मिडफील्डर्स भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक सॉर्टेड थे। स्ट्राइकर लेवल में उनके पास ऑलरेडी रिचार्डलिसन एंड सोलंकी वगैरह है, तो जेम्स मैडिसन, उसके साथ आपका ब्रेंडन जॉनसन, उसके साथ कुलुसिस्की, तो ये सारे बेहतरीन प्लेयर्स ऑलरेडी उनके पास थे। और उसके बाद जब सॉन चला गया तो उस वॉइड को फिलअप करने के लिए वो लोग मोहम्मद कुदूस को लाए हैं, और उसी के साथ जावी सिमोंस को भी वो लोग लाए हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉटनहम ऑल्सो हैड अ वेरी वेरी गुड ट्रांसफर विंडो, एंड मेरे ख्याल से इट हैज़ टू बी अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो फॉर टॉटनहम एज वेल। जी हाँ, थॉमस फ्रैंक को भी वो लोग लाए हैं एज अ न्यू मैनेजर, और वो लोग मतलब सेंटर बैक में भी उनका मतलब आप अगर देखो तो सेंटर बैक पोजीशंस में भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर अटैकिंग लाइनअप की मैं बात करूँ तो वो भी भर भर के उनके पास है अभी। और अगर कोलोमुआनी भी आ गया है अभी टॉटनहम में, तो उनके पास ऑप्शंस होगा कि अगर रिचर्डलिसन नहीं चल रहा है या फिर सोलंकी नहीं चल रहा है तो वो लोग एक दूसरा क्वालिटी प्लेयर्स को फीचर कर पाएंगे गेम में। और उसके साथ जैसे सब लोगों को मालूम है कि कभी भी कोई भी प्लेयर का इंजरी हो सकता है, जैसे अभी 3 गेम वीक्स हम लोग को देखने को मिला है इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, और ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं। तो इंजरी को मैनेज करना और उसके साथ आपके पास एक क्वालिटी ऑप्शन होना, ये भी एक पॉजिटिव बात है जो कि इस सीजन में टॉटनहम से हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से टॉटनहम भी अभी इस सीजन में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हालांकि वो लोग बॉर्नमाउथ के साथ होम मैच हार चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, इट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग सीजन। और वो लोग मैनचेस्टर सिटी के साथ जैसे खेले हैं या फिर पहला मैच वो लोग जैसे खेले हैं अगेंस्ट बर्नली, तो ऐसे अगर परफॉर्मेंसेस वो लोग डिलीवर कर पाते हैं मोर फ्रीक्वेंटली तो दे कैन फिनिश इनटू द टॉप 5। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट things will happen in the future regarding in the terms of performance and results for Tottenham। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो जैसे मैं कह चुका कि मुझे लगता है कि इट इज़ अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 फॉर टॉटनहम। तो जितने भी सारे टीम्स थे टॉप 6 में, वो सारे टीम्स को लेके मैं इन डिटेल में एक रिव्यू कर चुका कि हर एक टीम का समर ट्रांसफर विंडो कैसा रहा और उसमें मेरा क्या ओपिनियन है और मैं कैसे इस समर ट्रांसफर विंडो को रेट करना चाहता हूं फॉर दैट पर्टिकुलर टीम। तो ये सारे टीम्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, आप ईच एंड एवरी टीम को कैसे रेट करना चाहते हो ये समर ट्रांसफर विंडो में
प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।